कि कार्यक्रम को आगे ले चलें। धन्यवाद। मित्रों, आप सबका हृदय से स्वागत। बिना किसी औपचारिकता के हम इस प्रेस को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन हमारे देश की बलिदान है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये उनका संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने में कृषि विभाग, आईसीआर, हम सब प्राणपण से जुटे हैं। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी पूसा के परिसर में आए थे, इसी पूसा के परिसर में आए थे और उन्होंने अलग अलग फसल की 65 फसलों की 119 प्रकार के बीजों का लोकार्पण किया था। वहां से आगे बोलूंगा फिर कि माइक कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है। हेलो हेलो। और 11 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, वो कार्यक्रम हाल में नहीं किया, किसानों के साथ खेत में किया था जहां हमारे वैज्ञानिक उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम को करते समय उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि लैब और लैंड के बीच बड़ा गैप है, लैब टू लैंड एक होना चाहिए। वैज्ञानिक जो प्रयोग, जो रिसर्च कर रहे हैं लैब में, वो रियल टाइम में कैसे लैंड तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे। और उनके इन शब्दों को हमने पूरी तरह से आत्मसात किया, प्रेरणा माना और हमने एक तो शुरू किया आधुनिक कृषि चौपाल, जो डीडी किसान पर आता है, जिस हर शनिवार, हर महीने के दूसरे शनिवार को, जिसमें किसान और वैज्ञानिकों की आपस में चर्चा होती है। किसान सवाल पूछते हैं, वैज्ञानिक जवाब देते हैं, शोध और रिसर्च के बारे में बताते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि वो अधिकतम किसानों तक पहुंच जाए। लेकिन वो एक सीमित संख्या का होता है और एक साथ सब किसान देख भी नहीं पाते। दूसरी दिक्कत ये होती है कि किसी एक विषय पे वो सीमित रहता है, तो एक साथ कई चीजें एड्रेस उस पर नहीं कर पाते। और तब मन में यह विचार आया कि लैब टू लैंड जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 सालों में कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अगर मोटे तौर पे हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है, किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है। और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इन्हीं सबको ध्यान में रख के हमने देखा काम बहुत हो रहा है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह के कामों में लगी है। आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक लगे। आईसीआर के अलग अलग संस्थान रिसर्च करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग काम करती है, केवी के अलग काम करते हैं और कृषि विभाग राज्य शासन के, केंद्र शासन के, वो अपना काम कर रहे हैं।
मन में यह विचार आया कि सब काम कर रहे हैं विकसित खेती और समृद्ध किसान के लिए, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए। और तभी विचार मन में आया, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम बनाई जाए पूरी, कि सब मिलके एक दिशा में काम करें जिनमें किसान भी शामिल हो। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लेकिन वैज्ञानिक हमारे ऋषि हैं, एक तरह से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे सीधे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इस काम में लगे सारे अधिकारी मित्रों को भी बधाई दूंगा, राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केबीके, आईसीआर, उन्नतशील किसान मिलकर इस अभियान में जुटे और इसके अद्भुत परिणाम। एक तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2170 टीमें हमने बनाई थी, जिनमें साइंटिस्ट के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे। इनमें वैज्ञानिक थे 8,280, 8,280, 3,377 ये हमारे अधिकारी थे, उनके साथ प्रगतिशील किसान भी थे। इस अभियान के तहत 60,281, 60,281 विलेजेज में हम पहुंचे। मतलब कार्यक्रम हुए 60,281, लेकिन इसमें केवल इतने ही गांव के किसान सम्मिलित नहीं हुए, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 गांव के आसपास के गांव के किसान भी आए। तो कुल मिला के हमारा संवाद हो गया 1,42,934 गांव, 1,42,934 विलेजेज, और इनमें लगभग 1,34,00,000, 1,34,00,000 किसानों से सीधा संवाद वैज्ञानिकों का हुआ। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इनके अतिरिक्त कई विशिष्ट लोग भी, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल थे, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए अलग अलग स्थानों पर, 16 केंद्रीय मंत्री सम्मिलित हुए, राज्यों के 73 मंत्रीगण राज्यों के सम्मिलित हुए, 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सम्मिलित हुए और 230 एमएलए सम्मिलित हुए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, इस स्तर के अनेकों जनप्रतिनिधि आए, लगभग 1,000 से ज्यादा वो इससे सक्रिय रूप से जुड़े, कई जगह आए। हमने कोशिश की कि इसमें देश में यह अभियान सर्वव्यापी हो, और इसलिए हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स पर भी विशेष ध्यान दिया, कई बार वो छूट जाते थे। तो 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के 1024 विकास खंडों में, ब्लॉक्स में 8,500 कार्यक्रमों का आयोजन उनमें भी हुआ, और लगभग 18,80,00,000 किसानों तक हम लोग पहुंचे। फिर एक और प्रधानमंत्री जी का फोकस का क्षेत्र है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिले। इन आकांक्षी जिलों में भी हमने प्रयास किया कि ये ना रह जाए, क्योंकि यहां ज्यादा काम की जरूरत है। इनमें 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके 802 विलेजेज ब्लॉक्स में हम लोग लगभग 6,800 विलेजेज में इनमें भी हम पहुंचे, और 15 लाख किसानों से सीधे संवाद हुआ वैज्ञानिकों का। एक और फोकस हमने किया था वाइब्रेंट विलेज, सीमावर्ती गांव, और वो जिले भी 100 हैं लगभग, जो अलग अलग, एक तरफ अगर समुद्र छोड़ दिया जाए तो 3 तरफ से अलग अलग
राष्ट्रों की सीमाओं से हम मिलते हैं, तो उनमें भी हम लोगों ने कोशिश की कि हर जिले में कोई ना कोई गांव सीमावर्ती जरूर लिया जाए। तो सुदूर के गांव में भी हमारे वैज्ञानिक पहुंचे और इसमें सबसे बड़ी सफलता थी हमारी किसान चौपाल, क्योंकि बड़े कार्यक्रम नहीं थे कि रैली, कोई सभा, उसको संबोधित करने नहीं गए। हमारी कल्पना थी कि 200, 250, 300, 400 किसान इकट्ठे हों और उनसे सार्थक संवाद और चर्चा। इन चर्चाओं में एक तरफ वैज्ञानिकों ने जहां नए शोध, अनुसंधान, रिसर्च के बारे में चर्चा की, उस इलाके के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कौन सी फसल के कौन सी किस्म, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, इसके बारे में चर्चा की। माटी में जो पोषक तत्व है, सॉइल में कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना कार्बन है, कितना जिंक है, उसको ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल और कौन सा खाद और कितना ठीक रहेगा, इसकी जानकारी भी दी। कई बार जिसकी जरूरत नहीं होती वो भी किसान भाई खेतों में डालते रहते हैं, विशेषकर खाद जैसे मामलों में, या जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भी डालते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। और कीटों के प्रकोप के बारे में कैसे कंट्रोल करें, इसकी बात भी हुई। लेकिन दो चीज उभर के सामने आई। एक तो ये बात सामने आई कि कई बार हम रिसर्च के मुद्दे दिल्ली में बैठ के तय करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन जमीन पे जिस तरह की समस्याएं हैं उसके लिए भी रिसर्च की जरूरत है। तो किसानों ने कई चीजें ऐसी बताई कि रिसर्च इस पे करो भाई, हमें कठिनाई ये आ रही है। उनमें से कुछ चीजों के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। तो एक तो डिमांड ड्रिवन रिसर्च, हमको दिशा मिली खुद आईसीआर को कि केवल यहां से तय नहीं होना है, वहां जिस चीज की जरूरत है उस पर तो रिसर्च करें। दूसरी चीज उभर के सामने आई कि किसान बड़ा वैज्ञानिक है। कई किसानों ने इतने इनोवेशन किए कि वैज्ञानिक भी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि किसानों ने लोकल स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से सोच के अलग अलग तरह की चीजें की अच्छे फसल के उत्पादन के लिए। मित्रों, मैं एक बात के लिए तीसरी चीज और आई, इसमें कुछ मुद्दे उभर के सामने आए। किसानों ने बताया कि ये दिक्कत है हमें, तो इस पर काम होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, क्योंकि एक तो अब हम जो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करेंगे, तो उनको भी हमको एड्रेस करना जो तकलीफ किसान को आ रही है। और दूसरी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देख के योजनाओं के स्वरूप में भी अगर परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करने की पहल भी की जाएगी। ये दो बड़ी चीजें। और तीसरा जो उन्होंने इनोवेशन किया है किसानों ने, उसको और कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहतर किया जा सकता है। अब जो कुछ शोध योग्य कुछ प्रमुख विषय आए हैं, एक आमतौर पर बात कही कि बदलते हुए जलवायु, क्लाइमेट चेंज के इस युग में किसानों ने बात उठाई कि तो अप्रैल में भारी बारिश हो जाती है, हमारी आम की फसल के बौरे गिर जाते हैं, तो ऐसी वैरायटी विकसित करो जो सर्दियों में आए। अब बाद में उनके वजह, क्योंकि अब तो मई में सावन भादों के नजारे देखने मिलते हैं। तो बदलते हुए जलवायु में हम फसल के चक्र को बदलें, ये बात किसान की तरफ से है। गन्ने की एक किस्म 230X जो उत्पादन गन्ना शुगर है, अब उसमें पहले बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, लेकिन बाद में एक रोग लगने लगा, रेड रोग, लाल समन। उसके कारण इतना नुकसान होता है कि वो दवाई सुरक्षा का परेशान हो जाता है, अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स। तो उसके लिए कोई ऐसी किस्म विकसित करें जिससे इससे बच जाए, रस की मात्रा भी हो, शुगर का कंटेंट भी ठीक हो, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ठीक होता है। इसकी फैक्ट्री वाले इसी की मांग करते कि ये लगाओ, और इस पर वायरस का अटैक बहुत हो रहा है। धान की
डायरेक्ट सीडी, उसके लिए कौन सी किस्में उपयुक्त होगी? वो ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि पानी बचाना है कि अभी धान के खेत में पानी भर के बचाते हैं, फिर रोपते हैं तो बहुत पानी लगता। डायरेक्ट सीडी की किस्म तैयार हो रही, तो उसका और ऐसी किस्म जिसमें खरपतवार ना, उसकी मांग आई। एक बात आई कि हम जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी गुणवत्ता की जांच करने का कोई ऐसा मोबाइल डेवलप करो कि हम तुरंत तो पता कर लें कि ये सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। नहीं, जब असर ना हो तब पता चले कि ये तो ठीक ही नहीं। फिर प्राकृतिक खेती के विभिन्न जो इनपुट होते हैं उनको इनपुट के उपयोग की मात्रा और उसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे हो सकता है। सोयाबीन की फसल की उत्पादकता घट रही है, उस पर बात होनी चाहिए। मशीनीकरण और खरपतवार का नियंत्रण होना चाहिए। कपास, गन्ना, सोयाबीन तीनों के बारे में आया कि इनकी नई उच्च कोटि की कीट रोधी किस्में, वायरस का अटैक जिन पे ना हो, क्योंकि कपास पे भी ये समस्या है आजकल, गन्ने पे भी है और सोयाबीन में भी एलोमोजिक जैसी बीमारी एक रात में फसल खराब कर देती पूरी की पूरी। कपास की चुगाई और गन्ने की कटाई के लिए मशीनों की बात हुई। खरीफ मूंग में बाई रोधी प्रजाति और मूंगफली और अरहर में कम अवधि की किस्में कैसे आए, क्योंकि अरहर अगर 8 महीने में आएगी तो फिर बाकी फसलें नहीं होती, तो इस पर मेहनत करें, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करें। फिर एक और बड़ी समस्या जो देश के बड़े हिस्से में है, जंगली या आवारा जानवरों के प्रबंधन के लिए कोई एआई आधारित कोई टेक्निक डेवलप होना चाहिए, नहीं तो फसलें खराब हो जाती। बड़े हिस्से में ये बात आई। फिर दूध वाले मामले में भैंसों में ओटस का पता लगाने के लिए कम लागत का किट आना चाहिए। ड्रोन के माध्यम से खराब जमीन पर चारागाह कैसे विकसित किए जा सकते हैं, इस पर शोध होना चाहिए। ऐसी अनेकों चीजें हमारे सामने आई है जो हमारे लिए रिसर्च का विषय है। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए क्योंकि प्रेस में समय की सीमा है। फिर किसानों ने जो नवाचार किया है, मैं बहुत ब्रीफली वो बताना चाहूंगा। जैसे लीची के फल में बिहार में हमने देखा, ग्लूकोज के घोल को ऊपर लगा के उन्हें सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। किसानों ने बताया कि ये देखो हमने ये किया और ये सेल्फ लाइफ जल्दी खराब हो जाती थी, बढ़ गई इसकी। सब्जियों में मैंने हरियाणा में जाके देखा कि एक किसान ने 15 चीजें लगाई थी। 7 एकड़ जमीन जिसपे 21 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन एक फसल ने 15 बीच बीच में अलग अलग फसलें इंटरक्रॉपिंग, और वो एक के बाद एक आती ताकि हर महीने पैसा मिले। साल में 2 बार या 3 बार ना मिले, हर महीने कोई ना कोई आ रही है, उससे उसको आमदनी हो रही है। फिर सब्जियों में देसी जो पलवार होता है जो ढकने का, उससे ढक के पानी की बचत और खरपतवार से मुक्ति पाली, कोई दवाई डाले बिना। वो लोगों ने प्रयोग बताए किसानों ने। मैं तो खेतों में गया, हमारे वैज्ञानिक भी खेतों में गए। धान की रोपाई के दौरान त्वचा में जलन से बचाव के लिए प्रयोग के समय एक परिवर्तन का उन्होंने बताया कि अगर कर दिया जाए तो इससे जलन नहीं होगी। सेब के बागों में सौर ऊर्जा आधारित, सोलर एनर्जी आधारित लाइट ट्रैप से एप्पल बोरर का प्रबंधन कर लिया, उससे मुक्ति पा ली। कपास की सब्जी की गैप फिलिंग के लिए कम लागत की मशीन बनाई, किसानों ने बनाई। गाजर धोने की मशीन बनाई। कपास की निराई और गुड़ाई के लिए कम लागत की मशीनें किसानों ने बना दी। कम लागत वाला स्वदेशी ग्लेडियोलस खुदाई यंत्र बनाया। सब्जियों में पोटास पूरक के रूप में बेल आधारित जैव डिकम्पोजर, उसका उपयोग उन्होंने किया, वो उन्होंने बनाया। सेब के बागों में नई इंटरक्रॉपिंग तरबूज और खरबूज की, उसके प्रयोग करके बताया कि उसमें भी और उत्पादन हो सकता है। टमाटर और मिर्च के बीज निकालने वाली मशीन बनाई किसानों ने। प्याज के लिए बीज ड्रिल मशीन, अभिनव गन्ना कली चिपर मशीन, एक नहीं ऐसे अनेकों प्रयोग।
समय के अभाव में मैं पूरा नहीं बता रहा, ये किसानों ने खुद की है, जो ये सिद्ध करते हैं कि किसान के पास टैलेंट भी है और अनुभव भी है, दोनों का तालमेल करके। और हमें ये सीख मिली कि इन किसानों को उपयोग करना चाहिए, जो अनुभव भी कर रहे हैं और बना भी रहे वैज्ञानिकों के साथ। तो उस दिशा में भी हम प्रयत्न करेंगे। इस तरह की कुछ नीतिगत मामले भी अलग अलग किसानों ने बताए। क्लाइमेट चेंज में कैसे समेकित कार्य योजना बनाए। जैविक प्राकृतिक उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन में बहुत दिक्कत होती है, उसकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। भारत में चारा और चारागाह के बारे में कोई नई नीति बननी चाहिए, जिससे पशुपालन का काम हम ठीक से कर सकें। फिर उन्होंने एफपीओ के बारे में भी अनेकों तरह के सुझाव दिए व्यवहारिक बनाने के लिए। एक नहीं, ऐसे अनेकों सुझाव किसानों की तरफ से आए जो बहुत उपयोगी है। और योजना और नीतियां बनाते समय हम कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि असली वैज्ञानिक या परिश्रम करने वाला तो खेतों में किसान ही है। इस दृष्टि से कई सबक भी हमारे विभाग को, आईसीआर को किसानों के बीच से मिले। मित्रों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें तो हम तत्काल करेंगे, और उन चीजों में एक तो ज्ञान, अनुसंधान और क्षमताओं का जो गैप है, उस गैप को हम पाटने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके कृषि विज्ञान केंद्र को एक टीम के रूप में नोडल एजेंसी हम बनाएंगे हर जिले के लिए। वो कोऑर्डिनेट करने का काम करेगी, नहीं तो जिले में कौन करेगा। ये केवल दिल्ली में बैठ कर काम नहीं हो सकता, काम तो नीचे धरती पे होना है, जमीन पे होना है। तो ये भी हम लोगों ने फैसला किया है। केवीके का एक जैसा स्वरूप और उसको सुदृढ़ करने की जरूरत, उस दिशा में हम काम करेंगे। केवीके ट्रेनिंग केंद्र बने। और एक चीज हम आवश्यक कर रहे हैं कि अभियान के बाद भी इस टीम को साथ करने की जरूरत, काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार या 2 बार कर लो पर्याप्त। इसलिए केवीके के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अनिवार्य रूप से सप्ताह में 3 दिन किसानों के बीच जाएंगे, खेतों में जाएंगे, क्योंकि मूल काम तो वहां होना है। और कृषि मंत्री के रूप में मैं स्वयं भी सप्ताह में 2 दिन खेतों और किसानों के बीच में होऊंगा। और मैंने अपने अफसरों को भी कहा है कि केवल दिल्ली के कृषि भवन में बैठ के या पूसा संस्थान में बैठ के सारी चीजें हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे। तो जब मंत्री जाएगा तो अधिकारियों के लिए भी जरूरी होगा कि वो खेतों में किसानों के बीच एक निश्चित समय के लिए जाएं, ताकि व्यवहारिक अनुभव हो और आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लिए काम करने वाले जितने विभाग हैं, विभाग मतलब संस्थाएं अलग अलग, उनका एक दिशा में चलना अनिवार्य है। और इसलिए इसके समन्वय की भी हम चर्चा करके निश्चित तौर पर व्यवस्था करेंगे। अब राज्यवार कृषि के लिए आईसीआर की तरफ से एक नोडल अफसर तय किया जाएगा, जो उस राज्य में सारे वैज्ञानिक प्रयोगों को, समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख के सलाह सुझाव देगा और राज्य सरकार से संवाद और संपर्क रखेगा। और मंत्री के रूप में मैं स्वयं भी अपनी टीम के साथ, राज्य सरकारों के साथ, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ हम चर्चा करेंगे कि कृषि का जो रोड मैप उन्होंने बनाया नहीं बनाया, ये क्या ना कृषि राज्य का विषय, लेकिन उनको सहयोग करने के लिए
कि हमको ये काम करना चाहिए, तो राज्य के साथ बैठ के भी सब चीजें कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि उनकी जरूरत हम पूरी कर सकें। तो वो भी समन्वय करने का काम करेंगे। दो चीजें जो बहुत प्रमुखता से उभर के आई हैं, जिस पर काम करने की जरूरत है। एक, अमानक बीज और दूसरा अमानक पेस्टिसाइड। लगभग हर जगह किसानों ने बताया कि जब जरूरत पड़ती है और वो डालते हैं पेस्टिसाइड वगैरह, तो उसका अपेक्षित असर नहीं हो रहा। मैं बिना प्रमाण के किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। एक कारण जानकारी का अभाव भी होता है। जैसे मेरठ में ही बताया कि इस टाइम में वो घुस जाता है कीड़ा, और उसके बाद उसके ऊपर अगर हम कितने भी स्प्रे करें वो मरता नहीं, क्योंकि वो अंदर बैठा है। लेकिन फिर भी अमानक बीज और अमानक पेस्टिसाइड की शिकायतें कई जगह से आई है, और इसलिए सीड एक्ट को और कड़ा बनाने के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, उसकी पहल करेंगे। और दूसरे, पेस्टिसाइड के लिए भी घटिया अगर हो तो अभी जो प्रावधान है उनको कड़ा करने की आवश्यकता महसूस हुई है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और एक गुणवत्ता युक्त बीज और अधिक मात्रा में, जिसको हम ट्रेस कर सकें। कई बार ऐसा कि बीज पहुंच गया और पता चला कि बीज उतना अच्छा नहीं निकला। कई बार किसान शिकायत करते हैं। तो हम सिस्टम को इतना मजबूत बनाएंगे कि गुणवत्ता युक्त बीज, अगर कहीं गैप है तो उसको दूर करके वो किसानों तक पहुंचे। मित्रों, इस पूरे अभियान का उद्देश्य केवल एक ही था कि हम कैसे विज्ञान किसान को जोड़ के, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा करके और उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादन की लागत घटाएं और किसान को और समृद्ध बनाने का प्रयास हम कर सकें। इसके लिए ये अभियान बहुत सफल सिद्ध हुआ है। मैं एक बार विभाग को और विशेषकर आईसीआर की भी पूरी टीम को, जिससे दिन और रात मेहनत की, राजवीर उसके संयोजक थे, खुद हमारे डीजी दिन और रात प्रयत्न कर रहे थे, पूरी टीम ने मेहनत की, उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये थमेगा नहीं। रबी के लिए अभियान फिर चलेगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। लेकिन ये तो दो अभियान चलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त बीच में हम लोग लगातार किसानों के बीच खेतों में जाके हम कोशिश करेंगे कि अपनी खेती को और कैसे उन्नत करें और किसानों को कैसे समृद्ध करें। आज कुछ प्रगतिशील किसान भी यहाँ आए हैं। अगर जो कुछ मैंने प्रयोग बताए हैं तो आप बाद में पृथक से उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। एक हमने कुछ फसलों को तय किया है, जैसे इसका एकदम फॉलो अप प्लान, जैसे सोयाबीन की समस्या है। तो सोयाबीन की समस्या के लिए 26 तारीख को इंदौर में ही किसान, वैज्ञानिक और संबंधित जितने पक्ष मिलकर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम काम करने वाले कपास पे, कपास मिशन के लिए। उसके बाद हम काम करने वाले गन्ने पे, फिर दलहन मिशन पर, फिर तिलहन मिशन पर। तो यह अभियान रुकेगा नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जारी रहेगा। और कई बार हम लोग अभियान करके और फिर आराम से सो जाते हैं कि बहुत सफल हो गया, इतनी जगह चले गए। ऐसा नहीं होगा। 24 तारीख को, जून में 24 जून को इसी पूसा संस्थान में हम सारे वैज्ञानिक कुछ यहाँ फिजिकल आएंगे। बाकी जितने वैज्ञानिक हमारे गए 8000 से ज्यादा वो वर्चुअल जुड़ेंगे। जितने अधिकारी गए वो जुड़ेंगे। राज्यों के माननीय कृषि मंत्रियों को जोड़ेंगे। वर्चुअल एक्चुअल जैसी सुविधा हो। और हर राज्य के बारे में जो इस अभियान का नोडल अफसर था अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जितनी जगह गए हमने 6 फोटो अपलोड कराए। नहीं तो कई बार पता चला कि गाड़ी गई और ढाबे पे खड़ी हो गई और खाना खा के वापस लौट आई और रिपोर्ट कर दी कि फलाने इतने गाँव कर दिए। हमने 6 फोटो अपलोड करवाए, रिपोर्ट रोज मंगाई। लेकिन समेकित रूप से नोडल अफसर एक उस राज्य की कृषि की स्थिति का प्रस्तुतिकरण यहाँ करेगा और उसके आधार पर राज्यों के साथ मिलकर
हम क्या क्या और करना चाहिए वो भी तय करेंगे। शोध और रिसर्च के विषयों पर भी काम करेंगे और बाकी मुद्दों पर भी काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम फूल के कुप्पा हो जाएं कि इतनी जगह चले गए और बड़ा तीर मार दिया और अब बैठ जाएं। हम लगातार काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माइक बेटी खराब है। हाँ, एक और दे दे, तब तक आपको बता दें। बहुत सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही है, तो उसमें लेकिन ऐसी जो योजनाएं कृषि और रूरल डेवलपमेंट दोनों के लिए किसानों को अलग अलग योजना के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कि कई बार वो समझ में नहीं पाते कि कौन सी योजना के वो लाभ उठा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे वन नेशन वन एग्रीकल्चर की बात होती है तो एक ही फॉर्मेट में ये सब चीजें आ जाए, किसान को पता चल जाए कि यहाँ आप इन योजनाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इनका आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरा एक और ये सवाल था सर कि क्वालिटी बीज की जो बात है वो सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों के लिए। तो जो भी वेराइटीज रिलीज हुई थी बीज उसमें कितनी सीड चेन में भी वेराइटी और अदर जो वेराइटी थी उनका स्टेटस क्या है? पहली बात आपने जो कही वो निश्चित तौर पर हो सकता है और हम करेंगे। एक ही फॉर्मेट में एक जगह सारी जानकारी मिले उसकी हम कोशिश करेंगे। दूसरा, आपने जो क्वालिटी सीड्स की बात कही है तो पिछले साल जो वैरायटी रिलीज की थी उन वैरायटी को किसानों तक जल्दी पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले बनता है ब्रीडर सीड, फिर उसको बोते हैं तो उससे निकलता है फाउंडेशन सीड और उसके बाद फिर सर्टिफाइड सीड तक पहुंचते पहुंचते मिनिमम 3 साल की ये प्रक्रिया होती ही है, उसके बिना नहीं पहुंच सकता। लेकिन 80% हमारी सीट इसमें ज्यादा समय न लगे जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 80% सीड हमारे चैन में पहुंच चुके हैं। जी, आप जोर से बता दीजिए। एक तो बधाई देना चाहता हूँ सफल आयोजन के लिए। सर एक मैं हमसे एक्चुअली एक जानकारी चाह रहा था। एक सवाल है सर, जो कई किसान कह रहे कई जो जिनसे हैं उसमें कह रहे MSP नहीं मिल रहा है वर्तमान पिछले महीने भी नहीं मिला। और मैं सोचता हूँ आप मुझे अलग से जरूर सवाल कीजिए, मैं बताऊंगा। अभी इस पर सीमित रखेंगे तो ज्यादा ठीक है। मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन पहले इस पर बात कर रहे हैं तो नहीं तो विषय डाइवर्ट हो जाएगा। आपका संवाद चल रहा था MSP के विषय में, उसके भी थोड़ा सा ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। आपको यहाँ के बारे में जरूर बताऊंगा। पहले एक बात ये हो जाने दें, ऐसा कि 731 केवी के हैं हमारे, लगभग हर जिले में एक है। वो केवी के जो नए रिसर्च और शोध आते हैं उनकी जानकारी प्राथमिक रूप से उनको किसानों के पास तक पहुंचानी है, नंबर 1। नंबर 2, फसल उस इलाके के लिए उन्नत बीज, वहां की माटी की कंडीशन उसको देख के कैसे खेती करना चाहिए, कौन सी किस्म लगानी चाहिए, उसके बारे में भी एजुकेट करते हैं। किसानों को ट्रेन देने का भी काम करते हैं। और हम अब ये करने वाले उनको नोडल बना के जिले के लिए तो केंद्र की राज्य की योजनाएं हो, रिसर्च हो, शोध हो, अनुसंधान हो, या उस इलाके में कोई समस्या आती है, कोई कीट कोई लग गया फसलों में, उससे निवारण का मामला हो, उस सब में ये लोग काम करेंगे। जिले में हर जिले में लगभग हर जिले में है, कुछ आपको बात छोड़ के तो उस जिले के लिए वो नोडल होंगे। बहुत सी भरी हुई है, बहुत सी भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके तो दो ये, एक उन्होंने कहा AI का उपयोग करें, दूसरे ये बाड़बंदी वगैरह हो सकती है, उस पर अलग अलग राज्य सरकार विस्तार से विचार करके अभी उत्तराखंड की सरकार बाड़बंदी कर दी जाए और
और एक ऐसी फैसिलिटी आई है कि जिसमें जान का कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जानवर डर सकते हैं उससे। तो आरडीए में उसका कंपोनेंट भी रखा है कि राज्य चाहे तो उसमें से पैसा लेकर भी अपने किसानों की मदद कर सकते हैं, सब्सिडी देंगे। ऐसे और भी उपाय सोचेंगे। इधर फिर जी बताइए। एफपीओ की आपने बात करी, एफपीओ की बात करी, लेकिन कल मार्केटिंग में सर एक चीज दो चीज जानना चाह रहा था। एफपीओ का केवीके के साथ एक पहले एक मैकेनिज्म है जो आपस की ट्रेनिंग का है, लेकिन एफपीओ का मेन मकसद रहता है किसान को एक ऑल्टरनेट देने का, मंडी का, कि अपना जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये अच्छी है, वैरायटी है, वो मार्केट में आए। तो इसके लिए थर्ड पार्टी की आपको नहीं लगता जरूरत है जो केवीके और आपका जो एफपीओ है वहाँ ट्रेनिंग दे सके? तो हालांकि आप लोगों ने मेंशन किया है, मैं उसको थोड़ा ज्यादा जानना चाह रहा था। दूसरी बात करता हूँ सर, ये तो रही मार्केटिंग की बात। अब रही बात में आपका एक वीडियो सर आपका शेयर हुआ था जब आप बिहार में थे, डीसी की आपने बात करी है, आप किसान से बात कर रहे हैं, किसान कह रहा है कि 48 घंटे में खराब लगती है, शेयर प्राइस कम है। तो आपने कहा कि क्या किया जाए, तो उसने कहा स्टोरेज। तो हालांकि आपने आईसीआर के साइंटिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कुछ और कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कोई वेरायटी डेवलप कर सकते हैं, तो इतनी जल्दी शेयर प्राइस ज्यादा खराब। तो सर मार्केटिंग एक साइड हो जाती है, जो आपने सारी बातें सुझाव दी हैं, उसी साइड से अगर मार्केटिंग के साथ साथ स्टोरेज की व्यवस्था, उसमें आप लोग की क्या बात करेंगे? आपने बिल्कुल दोनों चीजें बिल्कुल सही फरमाई। एफपीओ वर्तमान में भी कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कुछ समस्याएं जिनमें मार्केटिंग की और स्टोरेज भी, दोनों चीजें मैं जोड़ के बता रहा हूँ, वो भी एक समस्या है। इस गैप को भी भरने की हम लोग कोशिश करेंगे। शेल्फ लाइफ केवल लीची की नहीं, कई जगह आई है बात। जैसे टमाटर के बारे में भी कई किसानों ने कहा कि साहब टमाटर जब ज्यादा पैदा हो गया तो रेट बहुत गिर जाते हैं, और हमारी मजबूरी है कि अगर बाजार में चले गए तो बेच के जाना है, क्योंकि वापस लाए तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस पर भी किसानों ने कहा कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़नी चाहिए। और एक सुझाव ये भी किसानों ने दिया कि अक्सर सब्जी वाला टमाटर हम ज्यादा पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा टमाटर कि जिससे प्यूरी बन सके, सॉस बन सके, या जिसको हम सुखा गए, खराब हो रहा तो सुखा दिया और सुखा के फिर पाउडर बना के उसका उपयोग हो सके। तो ये अनेकों चीजें सामने आई है जो हमारे लिए सचमुच में रिसर्च की दिशा तय कर रही है। तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। ये बहुत उपयोगी इसलिए शुरुआत जो बेसिक चीजें जो आपने भी कही वो कई उभर के सामने आई, और इस पर हम साइंटिस्ट भी काम करेंगे, मार्केटिंग के लिए विभाग भी काम करेंगे। मंत्री जी, मैं ओम प्रकाश हूँ, किसान पक्ष से। मंत्री जी, आपने कहा कि सीड और पेस्टिसाइड की दिक्कत है, फर्टिलाइजर की भी दिक्कत अभी केवल में पड़ी है। तो क्या जो सीड, पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर की टेस्टिंग की जो लैब, क्वालिटी टेस्टिंग, क्या इसको बढ़ाने का कोई प्लान है? निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, एनएपीएल एक्रेडिटेशन भी कर रहे हैं और एनएपीएल क्योंकि चाहिए प्रमाणित भी, जिससे जो टेस्ट हुआ वो सही हुआ, वो कहीं मेरिट ना हो सके, उसकी व्यवस्था। नया सीड एक्ट या पेस्टिसाइड एक्ट लाएंगे या एग्जिस्टिंग में अमेंडमेंट करेंगे, क्या? अभी इस पर विचार चल रहा है, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि इसमें संशोधन करके भी इसको मजबूत बनाया जा सकता है। जी आप पूछने चाहिए तो फिर अलग से करिएगा, ये पेश खत्म होने के बाद फिर आप पत्रकारों से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। सर, ये आपने जो कृषि संकल्प जो अभियान कही तो बहुत एक अच्छा रहा, बड़ा इम्पैक्ट अच्छा रहा। परंतु सर आपने जब फील्ड में गए तो सबसे जो आपने कहा था कि लैब और लैंड में जो गैप है, उसमें क्या बड़ा गैप दिखा। दूसरा चीज है कि मैं वैज्ञानिकों और साइंटिस्टों से मिलता हूँ तो ये बातें आती है कि रिसर्च पर, एग्रीकल्चर रिसर्च पर पैसे बहुत कम खर्च हो रहे हैं। रिटर्न जबकि सबसे ज्यादा 18% आता है रिटर्न, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से लगभग 12 से 13%। तो एग्रीकल्चर रिसर्च पर शायद इधर पैसे कम हुए। तो क्या इस पे आपके अनुभव बता रहे हैं कि रिसर्च पर पैसे खर्च करने हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को मजबूत करना है, केवीके को मजबूत करना है? जो आवश्यकता होगी उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी होंगी। कॉटन मिशन इसीलिए जो जरूरत होगी उसकी व्यवस्था होगी। और हमारे जो सीड मिशन बनाए, कार्टन मिशन बनाए, उनमें पैसे की पर्याप्त व्यवस्था है रिसर्च के लिए भी, और अगर जरूरत होगी तो व्यवस्था होगी सरकार की। सवाल करना है आप
ये आप कह रहे हैं कि सीड एक्ट जो हमारा 1966 का है उसमें चेंज करेंगे और बेहतर करेंगे। एक इशू है अभी इसी सीजन में, देखो जो भी वैरायटी जो सेंट्रलाइज जो है सीड एक्ट में अप्रूव होती है पूरे देश के लिए अप्रूव होती है, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ हाइब्रिड वैरायटीज को बैन कर दिया, हालांकि मसला कोर्ट में है शायद अभी। तो जो वैरायटी नेशनल लेवल पर रिलीज हो चुकी है और उसमें वो कह रहे हैं कि 1949 का कोई ऑर्डर है पंजाब का पुराना, तो आई थिंक जो लास्ट में जो सेंट्रल एक्ट आता है उसको प्रोसीड करता है। तो इस साल शायद पंजाब के फार्मर अभी तक वेट कर रहे हैं कि भाई उनको, बिकॉज वो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, अप टू 10 टन पर हेक्टेयर, तो ऐसी स्थिति में आपका स्टेट के साथ कोई इस मसले को सुलझाने के लिए, बिकॉज ये सीधा फार्मर की डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड मसला है। एक तो मामला चूंकि बोर्ड में है, इसलिए एकदम कुछ कहना उचित नहीं होगा। हमने स्टैंड अपना क्लियर भी किया, राज्य सरकार के साथ भी संवाद स्थापित करेंगे। एक सवाल है सर, आपने बोला वन नेशन वन एग्रीकल्चर, कृषि जो है सर स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप ये सब कैसे करेंगे? मतलब ओब्वियसली स्टेट विल ऑब्जेक्ट, लाइक साहब ने बोला कि पंजाब कह रहे हैं कि फलाना वैरायटी जो है हम अलाउ नहीं करेंगे। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्र, ये हम कर रहे हैं पवित्र भाव से। एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है और राज्यों, एग्रीकल्चर राज्य का विषय है और राज्यों के साथ मिलकर हमने अभियान चलाया है। तो राज्यों को हम जो प्लस कर सकते हैं साथ जुड़ के वो करेंगे, और जब लक्ष्य बड़ा है तो क्या राज्य क्या केंद्र। इस अभियान में भी आप देखेंगे हर राज्य में अभियान हुआ है। जो एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार थी उन्होंने भी अभियान किया, जो दूसरी सरकार थी उन्होंने भी अभियान किया। अब पंजाब में खुद कृषि मंत्री मेरे साथ थे, हम लोगों ने साथ बैठ के ट्रैक्टर मैंने चलाया, पंजाब के कृषि मंत्री मेरे साथ बैठे किसान। तो ये तो भैया जब देश का सवाल रहता तो कोई भेदभाव नहीं, एक ही टीम में राज्य में जाए केंद्र। ये एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल यूनिट था जो फार्मर को टाइमली इन्फॉर्म करता था। अब पुणे में जब वहाँ कई फार्मर से मेरी बात हुई थी, दे सेड कि दे डिड नॉट गेट अर्ली वार्निंग मैसेज, इसी कारण अपने क्रॉप को नहीं बचा पाए। बचा गए कि मिलता तो 50% बचा लेते वगैरह, तो उसको स्क्रैप कर चुकी है सेंटर। तो क्या है उसके बारे में कि क्या आप फिर से रिस्टेट करेंगे या उसके बारे में? वैसे ये विषय एकदम हमारे विभाग से सीधा संबंधित नहीं, लेकिन अर्ली उनको मौसम की जानकारी मिले, ये प्रयत्न तो लगातार हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी हो रहे हैं और कई बार फार्मिंग की जाती है। अब ये है कि 100% को परफेक्ट निकलती है कि नहीं निकलती। स्क्रैप कर दिया सरकार ने पिछले साल, उसको जिससे बात चल रही साइंटिस्ट लोग डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में किसानों को नहीं, ये एक संबंधित विभाग की बात करेगा, लेकिन हम लोग एक कर रहे हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बना रहे हैं जिसमें ऑनलाइन किसानों को वेदर की जानकारी देंगे हम लोग। वो लगभग 6 करोड़ हमारी फार्मर आईडी बच चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी किसान उससे बाहर ना रहे। लगातार वो अभियान चल रहा है। अभी हम पत्रकार पूछेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हम लोग। मौसम भी ठीक है, बारिश भी समय पर आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सोई का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। हम खरीफ की फसल का उत्पादन भी बहुत बेहतर करेंगे, बोनी भी समय पर और ठीक चल रही है। सर 16 तारीख तक मानसून 26% डेफिशिएंट था। देखिए अभी लगभग कवर कर लिया सब राज्यों को। और मैं ये मानता हूँ कि जो ऐसा है कि हमारे यहाँ फसल का जो चक्र है वो शुरू 15 जून के बाद ही अधिकतर राज्यों में, जहाँ अभी मानसून की जरूरत है उत्तर भारत और मध्य भारत में होता है, इसलिए मैं अभी नहीं मानूंगा कोई स्थिति ऐसी है जिसके कारण चिंता करनी पड़े। अभी तो कोई रिस्क नहीं है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप कुछ सवाल किसानों से भी अलग बात करके पूछ सकते हैं। किसान मित्रों के साथ भी भोजन के समय में बैठूंगा, पत्रकार मित्रों के साथ भी भोजन के समय बैठूंगा, तो कई विषयों पर हम तब बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।